हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे कंटिन्यूटी में, है ना। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो, सुबह के टाइम में अपलोड करना भूल गई, बना कल ही दी थी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने देख ली होगी तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। देखो, यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज हुई थी, क्योंकि भाई उनको भी तो पता होता है कि किसके फॉर्म रह गए हैं और किसके फॉर्म आ रहे हैं, कितने बच्चों का एडमिशन है और कितने फॉर्म सबमिट हो गए हैं। तो जिन बच्चों के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए थे या फिर फॉर्म फिल नहीं हो पाए थे, नहीं पता चल पाया था, तो उनके लिए डेट एक्सटेंड की गई 22 तारीख, यानी आज की लास्ट डेट है, ठीक है। तो जिनके भी फॉर्म रहते हैं, जिनका फॉर्म नहीं भर पाया है या फिर कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, भर सकते हैं। आज लास्ट डेट थी, यानी 12 बजे तक रहेगी, ठीक है। तो और यूनिवर्सिटी अपनी जीमेल भी देती है लिखी हुई, वहाँ पे नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं आपको दे दूंगी। सब सारी चीज़ देती है कि अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत हो रही है या कुछ भी चेंज कराना है, तो आप मेल कर सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं डेली बेसिस पे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, कल हम लाइव डिस्कशन करेंगे, यानी लाइव बातचीत करेंगे। तो संडे है, ठीक है, और आप लोगों का भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। कल हम बातचीत करेंगे रात में 8 बजे, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी आपकी क्वेरी हो, बातचीत जो भी आपको करनी हो, थोड़ा बहुत हाय हेलो करेंगे सारे लोग। तो सारे लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्लासेस को। तो कल 8 बजे लाइव जुड़ते हैं। पहली बार मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पे, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, और ये हमारा जो नेट है ये हमारा साथ देता है कि नहीं देता है, ठीक है। ये भी तो देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं करती हूँ गांव से बिलोंग, तो गांव का ऐसा ही हालात है कि भाई वाईफाई ये पता नहीं कब चला जाए और कब आ रहा है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं बीएड की। सभी को पता है, बीएड कर रहे हो चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि टॉपिक सभी में सेम होते हैं, ठीक है। तो हम जो फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यानी पिछले 5 साल में जो टॉपिक पूछे गए हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जितने भी अब तक वेरी शॉर्ट पूछे गए हैं वो सारे वेरी शॉर्ट आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बुक हमारी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसकी मैराथन करेंगे, यानी कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। वो आपके लिए और भी फायदेमंद होगी। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी की हमने 6 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1 यूनिट रहती है, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट ही कर लिया, क्योंकि 1 यूनिट बची है। 1 यूनिट का तो कल कंप्लीट हो जाएगा या परसों हो जाएगा। और ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है, उसकी 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं, उसकी 1-2 रहती हैं, ठीक है। 4 हमने कर ली। एक तो पर्सनैलिटी वाली रह रही है, एक इंटेलिजेंस वाली रह रही है, शायद 2 बची हैं, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। और जो हमारी ग्रोइंग अप एज अ लर्नर और कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, इसकी 3 यूनिट हुई हैं। ये सब्जेक्ट हमारा पीछे है, तो इस सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, इसकी यूनिट आगे की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी अगर चैनल पे आए हैं तो लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें भाई। यहाँ तो क्लासेस 3-4 दिन से नहीं हो पा रही है, और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख भी हो रहा है, मैं परेशान भी हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आज मैं दिन में सो गई और क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाई लेट्स क्रैक की, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बच्चे सब इंतज़ार करते रहते हैं। तो यहाँ पे यूपी टेट की सीडीपी मैं करा रही हूँ, 25 से 30 क्लासेस हो गई हैं, उन्हें भी साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं। जो लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सी टेट की तैयारी में थोड़ा सा गाइड ले सकते हैं, यानी इंग्लिश पेडागोजी मैंने कराई हुई है तो उसे पढ़ सकते हैं, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी, ठीक है। तो ये सारे मैंने कराए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यार शेयर भी कर दिया करो, थोड़ी क्लासेस आगे तक जाएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सिर्फ 200-300 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो एक्टिव यूज़र्स हैं, यानी जो कंटिन्यूटी में क्लासेस देखते हैं, बाकी नहीं देखते हैं। तो अगर सारे लोग भी देखेंगे तो भी क्लास थोड़ी सही लगेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, पूरी क्लास देखा करें, सबसे बड़ी बात है। शेयर किया करें जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार शेयर कर दिया, जब भी क्लास आई डेली शेयर किया करें। और करते भी हैं कुछ लोग, जैसे कि पवन है, और भी लोग बहुत करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट आते हैं। गुड़िया है, पूजा, शिवानी, प्रदीप, इनके तो नाम मुझे याद हो गए हैं क्योंकि
स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके, ठीक है। और नहीं मिल रही हूँ तो कोई बात नहीं भाई, चैनल के लिंक से चले जाना, ठीक है। ये बात हुई। ये फर्स्ट चैनल का टेलीग्राम है। सेकंड चैनल का जो टेलीग्राम है वो है कॉलेज विद भावना, वहाँ आपको पीडीएफ मिलती है। और एक बात और, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं देखो वो तो हमारे घर जैसे हो गए हैं बिल्कुल, जिन्हें मैं जानती हूँ, जैसे कि गुड़िया है, शिवानी है, पूजा है। तो आप लोग क्या करें, जैसे कि ग्रुप में किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही है या पता नहीं चल पा रहा है, तो आप ग्रुप, जो डिस्कशन ग्रुप मैंने बनाया है वो इसीलिए बनाया कि आप लोग वहाँ डिस्कस कर सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो वहाँ बता दिया करो सभी को कि भाई जिसको नहीं पता कि पीडीएफ कैसे मिलती है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो जिसे पता है वो बता दिया करें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन आज करेंगे, जो कि आपका सेकंड पेपर है। इसके हम वेरी शॉर्ट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हमने वेरी शॉर्ट नहीं किए थे कोई से भी पेपर के। एक पेपर में 10 वेरी शॉर्ट आते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 5 साल के हम लेके चल रहे हैं, 22, 19, 18, 17 और 16, तो यानी 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो 50 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। एक बार पेपर भी देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये है 2022 का पेपर, आई थिंक सो, हाँ 2022 का पेपर है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए भाई। करेंगे कि हु स्टेटेड एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस, 2 एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, सजेस्ट द वेज टू डेवलप, यानी ये 10 क्वेश्चन हैं, सारे करेंगे 2022 के करेंगे, ठीक है। अरे भाई चल जा, 2022 के करेंगे। ये है 2019 का, ये वाले 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ये वाला है, ये है 2018 का पेपर, इसके भी सारे करेंगे वेरी शॉर्ट, 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये है 2017 का पेपर, इसके भी 10 क्वेश्चन करेंगे, और 2016 वाले की भी करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में एंड तक बने रहिए और छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आप ही के लिए क्लासेस हैं, आप ही छोड़ के चले जाएंगे तो भाई कौन पढ़ेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट एजुकेशन इज बायोपोलर प्रोसेस, यानी हमने 2022 से स्टार्ट किया है, पीछे की साइड चलते चले जाएंगे। तो बताओ शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो हमने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, फर्स्ट यूनिट में भी है, आगे तक भी दिया गया है कि एजुकेशन को द्विध्रुवीय किसने कहा है, बाइपोलर किसी ने कहा है। मैंने ये भी बताया था कि बाइपोलर किसने कहा है, मैंने ये भी बताया था कि ट्राइपोलर किसने कहा है। ये मैंने सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो एजुकेशन को बाइपोलर कहा था एडम्स ने, ठीक है, ठीक है। किसने कहा था, एडम्स ने। एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत लिखते भी चलेंगे। किसने कहा है, एडम्स ने एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस कहा है। इन्होंने कहा है इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो एडुकेटर यानी पढ़ाने वाला, एक एडुकेंट पढ़ने वाला, इसलिए इन्होंने 2 ध्रुव बताए हैं इसके, एडुकेटर और एडुकेंट, यानी बच्चा और टीचर। टीचर और स्टूडेंट्स भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कौन है, टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। किसने दिया है, एडम्स ने दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी अनौपचारिक शिक्षा के 2 उदाहरण दीजिए। अनौपचारिक शिक्षा होती है जो हम वर्बली सीख लेते हैं, जैसे कि अपने घर से हम शिक्षा लेते हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो वो होती है अनौपचारिक शिक्षा, जहाँ से हम थोड़ा बहुत सीखते हैं, जहाँ से, ठीक है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो आप फैमिली भी लिख सकते हैं, नाइबरहुड भी लिख सकते हैं, मार्केट प्लेस, लाइब्रेरी, आर्ट एग्जीबिशन, वर्क प्लेस, प्लेइंग, रीडिंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो सभी जगह से हम सीखते हैं, तो ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लिखने हैं। 2 नंबर में क्या है, 1 वर्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सजेस्ट द वेज टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के तरीकों को सुझाव दीजिए, यानी एजुकेशन से हम कैसे नेशनल इंटीग्रेट कर सकते हैं, लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, राष्ट्रीय एकता कैसे विकसित कर सकते हैं। तो भाई कैसे कर सकते हैं, मल्टीकल्चरल एजुकेशन दे के कर सकते हैं। परसों ही हमने की थी एक क्लास, तो है ना, कि लोगों को अलग अलग संस्कृति के बारे में अवेयर करके, दूसरे की संस्कृति के बारे में बता के
मल्टीलिंगुअलिज्म करा के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सिखा के या फिर भाषाओं से इंटरेक्शन करा के। भाई एक क्लास में 10 बच्चे हैं, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, सबकी अलग अलग भाषा है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म भी क्या है, राष्ट्र को एक करने में काम करती है, यानी राष्ट्रीय एकता का काम करती है, राष्ट्रीय एकीकरण का काम करती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दे के सभी को बराबर मौके दें, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी करके, यानी सभी को समाज का जिम्मेदार नागरिक बना के, जितने भी नेशनल इवेंट्स होते हैं, हॉलीडेज यानी जितनी भी छुट्टी होती हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करके, मना के, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करके, यानी दूसरी कल्चर का कोई लोग है, जैसे कि मैं हूँ, मैं हिंदू कल्चर से हूँ, कोई मुस्लिम कल्चर से है, तो उनकी कम्युनिकेशन करा के भी हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का जो इशू है उसे कैसे करके कम करके, उसे संबोधित करके, उसे ठीक करके, जो जो कमियां हैं उन्हें पूरी करके। ठीक है, तो इसमें से 2-4 जितने भी आपको याद रहे लिख लेना। ठीक है, मतलब लिख ही आना, वहाँ पे लिख के आना पेपर में। अभी कॉपी में नोट्स मत बनाना, क्योंकि नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको PDF दे दूंगी। ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन शांति निकेतन, शांति निकेतन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भाई शांति निकेतन क्या है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो शांति निकेतन क्या है, एक यूनिवर्सिटी है जो कि वेस्ट बंगाल में बनाई गई है, इंडिया के अंदर। ये एस्टेब्लिश की गई है किसके द्वारा, फेमस जो पोएट थे, फेमस नोबल लेक्चरर थे, कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1901 में ये बनाई गई है। ठीक है, खाली ये भी पूछ लेता है कि शांति निकेतन किसने बनाया, तो 1 नंबर में अगर डायरेक्ट पूछेगा तो इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया 1901 में, एज एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल दैट एम टू ब्रेक अवे द ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी इनका जो उद्देश्य था इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने का, बनाने का, वो ये था कि भाई जो पुराने जमाने का तरीका है, पुराने जमाने से जो पढ़ाते आ रहे हैं, जैसे पहले पढ़ाते थे, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसे क्या है, उसे कन्वर्ट कर दे मॉडर्न एजुकेशन में, उसे आगे लेके जाएं। ठीक है, तो इन्होंने बाद में क्या है, डेवलप की यूनिवर्सिटी दैट इज नोन फॉर इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, यानी ये विकसित हुई, बाद में ये फेमस हुई किसके नाम से, इसमें इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को ब्लेंड कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है, जो जैसे अब हम पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये ब्लेंडिंग तो है, मॉडर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को ब्लेंड किया हुआ है। हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं और हम बाकी सब्जेक्ट हिंदी भी पढ़ते हैं, किसी किसी स्कूल में संस्कृत भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 4 सजेशन फॉर सोशल कल्चर, यानी सामाजिक परिवर्तन हेतु 4 सुझाव दीजिए कि भाई हम समाज को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं। भाई एजुकेशन से ला सकते हैं, सबसे बड़ा जो हम बदलाव ला सकते हैं वो एजुकेशन के द्वारा ही ला सकते हैं, है ना। सभी को शिक्षा दे के उनके दिमाग डेवलप हो जाएंगे, उनकी मानसिकता बदल जाएगी, तो एजुकेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा सुझाव है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करके, यानी भाई जब पैसे से सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सभी के पास पैसा हो जाएगा, तो समाज में बदलाव अपने आप ही आएगा, है ना बात। अब जैसे कि अब मतलब एक सिंपल देसी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि किसी एरिया में मुआवजे आ जाएं, भाई मुआवजे का नाम सुना होगा, मास्टर प्लान आता है जो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है ज़मीन को, तो वहाँ करोड़ों में रुपए आते हैं। तो वो गांव चाहे कितना ही पिछड़ा क्यों ना हो, अगर वहाँ पे पैसे आ जाएं तो वहाँ तरक्की आ जाएगी, वहाँ की जो अगली जनरेशन है उसके दिन सुधर जाएंगे, अगली जनरेशन पढ़ने लगेगी, तो पैसे से क्या है, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो गया। तो क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करके, मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ मजे में। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी करके, यानी पर्यावरणीय स्थिरता करके, सभी को इक्वल राइट्स और सोशल जस्टिस देंगे, यानी सभी को बराबर हक दें और सभी के साथ क्या है, न्याय करें। तो इस समाज में बदलाव ला सकते हैं अगर ये चीज़ें हम अपनाएं। ठीक है, अपने पास से भी अब कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वुमेन्स को एजुकेशन दे के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टेट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। भाई हमने एम्स पढ़े थे स्वामी विवेकानंद के, तो वहां से भी लिख सकते हैं और बदल के भी लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग क्या एम्स थे। कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, यानी चरित्र का निर्माण होना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो इन्होंने दिए हैं, ऐसे नहीं कुछ भी अपने माइंड से नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि मेंटली डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्दी डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, यानी व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को दी जाए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी होना चाहिए, यानी थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ज्ञान भी बच्चों को दिया जाए। ये एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन राइट एजुकेशन, यानी मानव अधिकार शिक्षा क्या है। जहां मानव को अधिकार मिल जाए वही मानव अधिकार है।
है ना पढ़ते हैं। ह्यूमन राइट एजुकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें टीचिंग इंडिविजुअल्स यानी किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या बताया जाता है, उनके बेसिक राइट्स बताए जाते हैं कि भाई तुम्हारे अधिकार क्या हैं, ठीक है, एंड फ्रीडम एज ह्यूमन बींग्स एंड प्रमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर दीज राइट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट। यानी उन्हें बताए जाते हैं कि तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारे बेसिक राइट्स क्या हैं, तुम्हें कितनी फ्रीडम है और क्या है, बढ़ावा दिया जाता है उन राइट्स को, जो राइट बताए जाते हैं उनका सम्मान किस तरीके से करना है, किस तरीके से तुम्हें कल्चर को रेस्पेक्ट देनी है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ह्यूमन बेसिक राइट्स के अंदर आती है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के अंदर आती है। यानी वो एजुकेशन जो हमें हमारे हक के बारे में अवेयर कराए, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताए, ठीक है। सिंपल भाषा में अपने माइंड में याद रख सकते हैं, वहाँ तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत बार पूछा जाता है, फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटी। अब ये ऐसा नहीं है कि इसी में पूछा जा रहा है, ये दूसरे कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी ये पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, और पूछा भी गया होगा, पेपर मैंने दिए हुए हैं, देख सकते हैं। तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बताओ, एनसीटी की फुल फॉर्म बताओ, तो ये पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। शैक्षिक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र भी बोल सकते हैं, परिषद भी बोल सकते हैं। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है। हिंदी में भी लिख रही है, इंग्लिश में भी लिख रही है, तो ध्यान में आपको रखना है। एक्सप्लेन द टर्म एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा पद की व्याख्या कीजिए। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है भाई? एपिस्टेमोलॉजी क्या है? फिलोसफी की ब्रांच है जिसके अंदर हम देखते हैं नेचर के बारे में, सोर्सेज के बारे में और नॉलेज की लिमिट्स क्या हैं इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। यह ज्ञान औचित्य और तर्क संगत की प्रकृति की जांच करता है, यानी ये इन्वेस्टिगेट करता है कि नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, उसका नेचर कैसा है और वो जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, रेशनैलिटी उसकी क्या है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एपिस्टेमोलॉजी है, यानी एपिस्टेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हाउ वी कम टू नो दैट व्हाट वी नो। यानी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई ये बताओ आपको पता कैसे है कि आपको कितना ज्ञान है ना, ज्ञान क्या है, कितना ज्ञान है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिलीफ्स क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ये सब क्या है, हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, ये होता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी एचआरडी का आपने नाम सुना होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल्स की स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी एबिलिटीज़ को कैसे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करके, कोई भी संगठन करके, टीचर्स को ट्रेंड करके। जैसे कि अब स्कूलों में जो बदलाव हो रहा है या कुछ भी स्कूलों में कोई भी नई स्कीम आ रही है, वो कैसे आती है? एचआरडी के थ्रू आती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू आती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए जो भी अभियान चलाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? कि स्किल्स इंप्रूव हो सके, नॉलेज हो सके, एबिलिटीज बढ़ सके। ऑफन ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं एजुकेशन के द्वारा या फिर ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है। It helps to enhance the capabilities of employees and improve their performance, which ultimately leads to the overall growth and success of the organization। यानी इसका जो मतलब है, ये मदद करता है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो सक्षमता है, वो बढ़ सके, किसी भी एम्प्लॉयमेंट की हमारी परफॉर्मेंस बढ़ सके, ठीक है। हाँ, यानी कहने का मतलब है हमारी ओवरऑल ग्रोथ हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्योटेड एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। देखो पिछली बार यानी 2022 में पूछा गया था बाइपोलर प्रोसेस, है ना, जो एडम्स ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है? एडम्स ने। अब की बार पूछा गया यानी 2019 में पूछा गया कि ट्राइपोलर प्रोसेस किसने दिया है, तो भाई ये दिया है जॉन डुई ने, ठीक है। मैंने बताया था जब डिटेल में कराया था कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डुई इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर में क्या है? त्रिध्रुवीय में कौन है? 3 ध्रुव हैं, यानी 3 एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? एडुकेटर यानी टीचर, एडुकेटर भी लिख सकते हैं, टीचर भी लिख सकते हैं। एडुकेंट यानी बच्चा यानी स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। एंड सोशल एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं या फिर करिकुलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 3 ध्रुव हैं, टीचर, स्टूडेंट्स और एनवायरनमेंट, ठीक है। शिक्षक, बच्चे और वातावरण, ठीक है। इसलिए कहा जाता है शिक्षा त्रिध्रुवीय है। ये कहा किसने है? जॉन डुई ने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द टू मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के दो मेन फंक्शन बताने हैं। भाई अगर एजुकेशन के फंक्शन तो बहुत सारे हैं, किसके पर्सपेक्टिव में बता सकते हैं? सोसाइटी के अगर हम देखें सोसाइटी के हिसाब से तो बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण करना, सोशल इंटीग्रेशन यानी समाज के जो लोग हैं उन्हें एक साथ जोड़ना, सोशल प्लेसमेंट समाज में अपनी जगह बनाना, सोशल एंड कल्चरल इनोवेशन यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कुछ नवाचार करना, कुछ नया करना। ठीक है, तो एजुकेशन का ये है। सोशल चेंज भी एजुकेशन की वजह से होता है, तो और भी फंक्शन हम लिख सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी जो समाज में स्तर बनाए गए हैं उसे कम करता है एजुकेशन की वजह से। तो बहुत सारी चीज हो सकती है, लेकिन इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। देखो नेगेटिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? रूसियो ने दिया था। पॉजिटिव एजुकेशन और नेगेटिव एजुकेशन। तो नेगेटिव एजुकेशन ज़्यादातर पूछा जाता है कि नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो रूसियो ने दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव एजुकेशन वो एजुकेशन थी विच सेव्स द फैकल्टीज एंड ऑर्गन्स विच एग्जिस्ट एज द टूल्स ऑफ नॉलेज बिफोर गिविंग द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी जो प्रत्यक्ष अनुभव देने से पहले यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने से पहले ज्ञान के उपकरण के रूप में मौजूद संकाय और अंगों को आकार देती है, यानी जो पहले से ही चीजें हैं उन्हें शेप देना। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव देने से पहले जो चीज हमारे अंदर है, जो ज्ञान है, उन्हें क्या है? शेप देना। ठीक है, तो ये है नेगेटिव एजुकेशन। तो लेकिन इसमें पूछा गया है कि किसने दिया है, तो रूसियो ने दिया है, तो इतना सा आंसर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो फिर आ गया दोबारा से फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी। दो बार पूछा गया है क्वेश्चन की एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद के दो प्रमुख विशेषता बतानी है। तो मानवतावाद किस पे फोकस करते हैं? ह्यूमन वैल्यूज पे। ठीक है, मानवीय मूल्यों पर ध्यान देती है। रेशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे यानी तर्क संगतता और गंभीर सोच पर ध्यान देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के दो प्रभाव लिखिए। भाई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा तो क्या होगा? अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, यानी लोग क्या करेंगे? गांव छोड़ छोड़ के शहर में जाएंगे। जैसे कि जो लोग गांव के हैं वो रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि किसी की अच्छी जॉब लग जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? कुछ दिन बाद गाँव छोड़ देगा, शहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये होता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। और ये किसकी वजह से हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। कंपनीज में, जब कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो गांव में क्या करेगा रह के कोई, है ना? तो पढ़ भी लेते हैं एक बार, वैसे इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कम भी लिख लेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जो शहर का एरिया है, जो शहर का क्षेत्र है उसकी ग्रोथ होना। लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी गाँव से क्या है? सिटीज़ में चले जाते हैं, सिटीज़ में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें वहां पे जॉब के अवसर मिलते हैं। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अर्बन सेंटर्स विच चेंज द सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी ये क्या है? एक तरीके से समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। जैसे कि गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 में से 20 लोगों की जॉब लग गई गाँव में, शहर में, तो वहाँ 20 लोग क्या है वो शहर में चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्लास डिवाइड होती है, यानी वर्ग विभाजन होता है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी विद अ क्लियर डिवाइड बिटवीन द वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पुअर वर्किंग क्लास, यानी उसमें क्लास का विभाजन हो जाता है। जैसे किसी बंदे की तो 1 लाख सैलरी है और भाई दूसरे को मिल रही है 10,000। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? क्लास डिवाइड होना। किसके बेस पे? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के बेस पे। ठीक है, तो दो इसके इफेक्ट हैं, दो प्रभाव हैं, शहरीकरण और वर्ग विभाजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। बताओ, नेशनल अडल्ट एजुकेशन दी जाती है 15 से 35 साल के लोगों के लिए जिन्होंने किसी कारणवश एजुकेशन छोड़ दिया। तो इसके दो उद्देश्य क्या हैं, क्यों दी जाती है ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा? तो भाई इसलिए दी जाती है जिससे इन लोगों को भी थोड़ी सी बेसिक लिटरेसी आ जाए, थोड़ी सी नंबर के बारे में इन्हें नॉलेज हो जाए। भाई लिखना पढ़ना सीख लें, थोड़ा बहुत हिसाब विसाब करना सीख लें, है ना? तो बेसिक लिटरेसी सीख सकें। ठीक है, टू लेक दीज स्किल, जो इनके अंदर स्किल्स नहीं है, जो कौशल नहीं है, वो स्किल्स ये अपने अंदर डेवलप कर सकें। और क्या है? सोसाइटी में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें और इकोनॉमी में भी। इकोनॉमी तो कह ही रहे हैं भाई, बेसिक्स सीख के क्या नौकरी मिल रही है? पढ़े लिखों को नहीं मिलती। दूसरा उद्देश्य है टू ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन
एंड स्किल्स डेवलपमेंट टू एडल्ट्स, यानी जो ये वयस्क हैं, जो बड़े लोग हैं, इन्हें भी मौका मिलता है कि ये अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें और अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकें, कौशल विकसित कर सकें। ठीक है, जो कि क्या करता है, इनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देता है, यानी जीवन भर सीखने को बढ़ावा देता है, और जो जॉब के अवसर हैं उन्हें भी इम्प्रूव करता है, इनकी लाइफ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट 2 डिमेरिट्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। भाई जो धार्मिक शिक्षा है उसके जितने गुण हैं अवगुण भी हैं, तो इसके 2 दोष पूछे गए हैं कि क्या 2 दोष हैं इसके। कैन लीड टू रिलीजियस इंटॉलरेंस, यानी धार्मिक असहिष्णुता को जन्म दे सकती है। जैसे कि रिलीजियस एजुकेशन बहुत बार क्या करती है, प्रमोट करती है अस दैम मेंटलिटी, यानी हमारी मेंटलिटी को, ये कुछ हम बेनाम वे मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें विभिन्न धर्मों या विश्वासों के लोगों के प्रति असहिष्णुता हो जाती है। यानी क्या समझो ध्यान से, आराम से, बिल्कुल सिंपल भाषा में, यानी ये बहुत बार ये करती है जो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त से बाहर, जैसे कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्लिमवाद हो कि भाई हमारा मुस्लिम धर्म ये बहुत ज़्यादा अपने धर्म के बारे में कह रहा है या कुछ भी उसके तरफ ज़्यादा अवेयर है, तो ये भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि ज़्यादा भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि अपना ही हम बस हम हैं, जो भी कुछ है हमारा धर्म है वही है, तो इसके ये डिमेरिट्स भी हो सकते हैं। और जो ये हमारे सोचने समझने की शक्ति है उसे भी कम कर देता है। जैसे कि कोई लोग धर्म में ही ज़्यादा घुसे जा रहे हैं, अपने वर्कशॉप पे या अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी नौकरी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस भगवान में लगे हुए हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, सोचने समझने की जो शक्ति है उसे भी कम कर देती है। बस वो शक्ति कहाँ रहती है सोचने समझने की, सिर्फ धर्म में लगी होती है। ठीक है, यहाँ भगवान की बात नहीं चल रही, धर्म की बात चल रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एनी हिंड्रेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ डेप्राइड, यानी जो वंचित ग्रुप है उसके लिए 2 बाधाएं कौन सी हैं। तो फर्स्ट है लिमिटेड टू एक्सेस, यानी पहुंच की कमी। भाई जो डेप्राइव्ड ग्रुप है, जो वंचित ग्रुप है, उन्हें क्या है, उनके लिए स्कूल्स की कमी है। जैसे कि बहुत सारे वंचित ग्रुप ऐसे हैं जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां स्कूल बहुत कम है। बहुत बार एजुकेशन मटेरियल ना मिलने की वजह से भी बच्चे पिछड़ जाते हैं और वंचित ग्रुप में चले जाते हैं। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी कैन प्रिवेंट द डेप्राइव्ड फ्रॉम रिसीविंग अ प्रॉपर एजुकेशन, यानी उन्हें अगर पहुंच नहीं मिल रही है चीज़ों की, चाहे वो एजुकेशन मटेरियल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी, तो वो क्या है, पिछड़ते चले जाते हैं। और अगर ये चीज़ मिल जाए तो वो इस पिछड़ेपन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, पॉवर्टी, बहुत बार गरीबी की वजह से भी क्या है, लोग पिछड़ जाते हैं, बच्चे पिछड़ जाते हैं। जब गरीबी होती है तो गरीबी भी एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसके अंदर क्या है कि ट्यूशन फी नहीं दे पाते, स्कूल की फी नहीं दे पाते, उन्हें चीज़ों की सप्लाई नहीं हो पाती, ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती है, कन्वेंस की कमी होती है, भाई जाएं कैसे। ठीक है, और एज वेल एज द नीड फॉर चिल्ड्रन टू वर्क टू हेल्प सपोर्ट देयर फैमिलीज, और बहुत सारे गरीब परिवार में क्या होता है कि बच्चे घर में काम करने लग जाते हैं और अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये कारण भी है पिछड़ेपन का, वंचित ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 2 इंडियन फिलोसोफर, यानी 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं, स्वामी विवेकानंद है और महात्मा गांधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन मेथड किसने दिया है, तो ये दिया है फ्रेडरिक फ्रोइबल ने। जैसे कि आपने एक जगह स्कूल का बोर्ड लगा हुआ था, किंडरगार्टन पब्लिक स्कूल। किंडरगार्टन होता है जो प्ले स्कूल होते हैं, जिसमें बच्चे क्या है, एक्टिविटीज करके सीखते हैं, खेल कूद करके सीखते हैं, खिलौने वगैरह। जैसे आप किसी के घर में कोई बच्चा प्ले स्कूल में जाता होगा तो वहाँ क्या करने जाता है, बस खेल कूदने जाता है। तो वो स्कूल किसने डेवलप किए थे, ये कंसेप्ट है कौन लेके आए थे, फ्रोइबल लेके आए थे, उसे इन्होंने नाम दिया था किंडरगार्टन मेथड। ठीक है, यहाँ बच्चा क्या है, एक्सपीरियंसेस गेन करता है, लर्निंग बाय डूइंग, अपने हाथों से कुछ भी तोड़ मरोड़ के देखता रहता है, तो ये काम यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि, यानी गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज कौन से सन में मिला था, तो 1913 में मिला था। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके 2 कारक कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। भाई टेक्नोलॉजी की वजह से भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं समाज में। जैसे कि अब गरीब बच्चों की बात देख लेते हैं, जैसे कि जो लोग पुअर हैं, गरीब हैं, उनके लिए क्या है, पहले कोई संसाधन नहीं था कि भाई स्कूल दूर है, हम कैसे पढ़वाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी यूट्यूब पे पढ़ सकता है, और यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो जो गरीब हैं वो भी किसी हद तक आगे आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पहले के टाइम पे किसी को नीट की तैयारी करनी होती थी MBBS के लिए, तो उसे जाना पड़ता था या तो कोटा
या फिर दिल्ली, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कोर्स बहुत सस्ते हो गए हैं और सब सारे जितने भी टीचर्स हैं सब ऑनलाइन आ गए हैं। तो अगर खुद से थोड़े से एफर्ट लगाएं तो कम पैसों में भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे किसी को आईआईटी की तैयारी करनी है, पहले क्या है गरीब का बच्चा नहीं कर पाता था क्योंकि भाई कोचिंग की फीस बहुत जाती है, 1.5 लाख रुपए जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा थी गरीब के लिए। तो लेकिन अब क्या है, घर पर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है क्योंकि ये नया इनोवेशन लेके आया, कुछ नवाचार लेके आया लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, समाज में बदलाव आया है। दूसरा है डेमोग्राफिक शिफ्ट, यानी जनसांख्यिकीय बदलाव, चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन सच एज इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, एजिंग और शिफ्ट इन बर्थ रेट कैन इन्फ्लुएंस सोशल चेंज बाय अल्टरिंग सोशल रिलेशन, कल्चरल नॉर्म्स एंड पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। यानी देखो पॉपुलेशन की बात, बेशक पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन आजकल क्या है, सब अवेयर हैं कि भाई 1-2 ही बच्चे करने हैं, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करने हैं। तो थोड़ा बहुत विविधता भी बढ़ रही है, लोगों में अवेयर भी हो रही है, ठीक है। बर्थ रेट शिफ्ट हो रही है उनकी, सोशल चेंज आ रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है। और बदलाव दूसरी तरीके से भी आ रहा है, कैसे, सोशल रिलेशन बदल के, कि लोग जात भी बदल रहे हैं, धर्म भी बदल रहे हैं, कल्चरल नॉर्म्स भी बदल रहे हैं, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज भी बदल रहे हैं। यानी खुली आंखों से देखते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम इस धर्म में हैं तो इसमें ही रहें, दूसरा धर्म अच्छा लग रहा है तो दूसरे धर्म में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है डेमोग्राफिक शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी ये बुक किसने लिखी है, तो जॉन डुई ने लिखी है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 8 आपको करने होते हैं, तो 2 छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर्ड सेकुलरिज्म वर एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The word secularism was not added in the Indian Constitution through any amendment. However, the concept of secularism is enshrined in the Constitution preamble and various article including Article 25. ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है कि कौन से वर्ड सेकुलरिज्म को जोड़ा गया है, तो भाई ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। इसमें इन्होंने सेकुलरिज्म की डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। तो ये पीपीटी बनाते बार मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आगे भी दिया गया है तो हम वहां से पढ़ लेंगे कि सेकुलरिज्म भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे भी दिया हुआ है। हु इज नोन एज संत ऑफ पौंडीचेरी, यानी पौंडीचेरी के संत के रूप में किसे जाना जाता है, तो श्री अरविंदो को जाना जाता है, इन्हें बोला जाता है संत ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस। ये डेफिनेशन तो मैंने आपको कराई थी भाई। फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कहा है, एरिस्टोटल भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, इमोल कैंट भी हैं, विलियम डिल्थे भी हैं, ठीक है। शायद ये कांट ने दी है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मैंने आपको कराई है, मुझे याद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न किसने लिखी है, तो दिवा स्वप्न लिखी गई है गुजरात के फेमस एजुकेशनिस्ट टीचर कौन, जीजू भाई बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बुक सबसे पहले पब्लिश हुई थी गुजराती लैंग्वेज में 1932 में, ठीक है। किसने दी है, जीजू भाई बढ़ेगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द प्रोजेक्ट मेथड। द प्रोजेक्ट मेथड वाज गिवन बाय अमेरिकन फिलोसोफर, किसने दिया, जॉन डुई ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट शंकराचार्य वाज बोर्न। भाई शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ इनका जन्म है, तो इनका जन्म हुआ था निम्बूदरी ब्राह्मण फैमिली में, जो कि एक गांव है कहाँ पे, कालाडी केरला में, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी केदारनाथ में, ठीक है। तो केरला में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, कालाडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद और मास एजुकेशन, यानी जन शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के क्या विचार हैं, यानी जनता को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जोर देते हैं मास एजुकेशन पे। मास एजुकेशन का इनका मतलब है कि हर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, जो कि सोसाइटी को उभार सके, सोसाइटी उभर सके, समाज उभर सके, लोग आगे जा सके। तो इनका मानना था कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, यानी एजुकेशन सभी को दी जानी चाहिए, और सभी को कैसी दी जानी चाहिए, बराबर दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, या फिर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहे जो हो। तो इनका मतलब था कि मास एजुकेशन यानी जन जन में शिक्षा जानी चाहिए, हर किसी को शिक्षा मिले। और शिक्षा से इनका मतलब था कि एम्पावर हो सके, सब सशक्त हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, ठीक है।
कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म, यानी प्रकृतिवाद में अनुशासन की क्या अवधारणा है। तो प्रकृतिवाद में अनुशासन से मतलब है व्यक्तियों को प्रकृति और जीव विज्ञान के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। यानी नेचुरलिज्म फोकस करता है नेचर पे, यानी नेचर को फॉलो करने की जरूरत है, विज्ञान के नियमों को फॉलो करने की जरूरत है। इस पे ये बल देता है, जो कि मानव व्यवहार और जीवन के पाठ्यक्रम को निर्देश देते हैं, यानी हमारे बिहेवियर को निर्देश देते हैं और हमारी लाइफ को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंडिकेशन देते हैं। और यह आत्मनिरंतर यानी सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस और सामाजिक मानदंडों और प्राकृतिक कानून के साथ संघर्ष करने वाले सम्मेलनों की अस्वीकृति पर जोर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कास्टिज्म इज ऑब्स्टेकल टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी जातिवाद किस प्रकार राष्ट्रीय एकता में बाधक है। बताओ भाई, समाज को एक करने में कास्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। कास्ट क्या है, एक बाधा की तरह काम करता है कि भाई जैसे कि चलो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के लिए मान सकते हैं कि बहुत फैमिलीज क्या हैं, अगेंस्ट रहती हैं कास्टिज्म की, इस जात में इस जात से शादी नहीं हो सकती। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी बाधा का काम करता है। तो कास्टिज्म क्या है, सोशली डिस्क्रिमिनेट करता है, लोगों को क्या है भेदभाव, सामाजिक भेदभाव लोगों के अंदर आता है। और जो ये हायरार्की चली हुई है इसे कायम रखता है, जो पदानुक्रम चलता आ रहा है कि भाई हम तो हिंदू हैं या फिर हम त्यागी हैं या फिर हम जाट हैं तो हम जाट में ही रहेंगे। क्रिएटिंग डिवीजन अमॉन्ग पीपल बेस्ड ऑन देयर बर्थ, दिस क्रिएट अ सेंस ऑफ इनइक्वलिटी एंड हिंडर द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी ये क्या है, असमानता वाली भावना उत्पन्न करता है लोगों के अंदर और जो सामाजिक एकता का जो ये प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसमें बाधा बनता है। ठीक है, लोगों को ना इक्वल राइट्स मिल सकते हैं, प्रिवेंटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, ना इक्वल मौके मिलते हैं और सोशल मोबिलिटी को भी कम करता है, यानी गतिशीलता को भी कम करता है। ठीक है, तो कास्ट तो भैया सबसे बड़ा फैक्टर है जातिवाद। ठीक है, तुम दूसरी जाति में नहीं एंट्री कर सकते अगर तुम्हारी फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मतलब है। तो एजुकेशन नॉट ओनली प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल्स, यानी इनका मानना था कि एजुकेशन सिर्फ ऐसी ही नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ तुम्हें ज्ञान दे और कौशल दे, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे कैरेक्टर को भी डेवलप करे और तुम अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सको कि भाई मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मेरी वास्तविक क्षमता क्या है। ठीक है, मैं IAS बन सकता हूँ, मैं IPS बन सकता हूँ। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन ऑफ गांधी जी। तो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं, हस्तशिल्प की बात। तो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन वाज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन प्रमोटेड बाय महात्मा गांधी, जिन्होंने जोर दिया है कि सीखना कैसे चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी चाहिए, क्राफ्टमैनशिप सीखनी चाहिए, जिससे कि मीन्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी अगर किसी के हस्तशिल्प है, हाथ की कला किसी के पास है, तो वो इंसान क्या है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी किसी पे निर्भर नहीं रहता, खुद कमा खा सकता है। ठीक है, तो इसलिए एकेडमिक एजुकेशन पे फोकस ना करके फोकस होना चाहिए क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय लेबोरेटरी स्कूल ऑफ जॉन डुई, यानी जॉन डुई की प्रयोगशाला विद्यालय से क्या अभिप्राय है। भाई इन्होंने एक लेबोरेटरी खोली थी, कहाँ पे, शिकागो में। तो इनकी जो लेबोरेटरी थी जॉन डुई की, ये था एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1896 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की यूनिवर्सिटी में। इन्होंने जोर दिया था लर्निंग विथ थ्रू एक्सपीरियंस, यानी बच्चा कैसे सीखे, अपने अनुभव से सीखे और करके सीखे, अपने हाथों से करके सीखे, और प्रॉब्लम सोल्विंग पे, ना कि रोट मेमोराइजेशन पे। रोट मेमोराइजेशन को तो इन्होंने बेकार बताया था कि बच्चे को हमें रटवाना नहीं है, बच्चे को क्या है, करके सीखना है, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखना है, एक्टिविटीज के माध्यम से सीखना है, गतिविधि के माध्यम से सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, यानी सुकरात के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है। तो इन्होंने कहा है कि एजुकेशन का मतलब है टू ब्रिंग आउट द नॉलेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अ पर्सन, यानी हमारे अंदर जो ज्ञान पहले से ही है उसे बाहर निकालना। वो कैसे निकलेगा, एजुकेशन के थ्रू अ प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सोचेंगे, विचारेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो ज्ञान बाहर निकल के आएगा। जैसे कि भाई जो अनपढ़ लोग होते हैं, यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते, जीते तो वो भी अच्छा भी काम करते हैं, अच्छी उनके अंदर थिंकिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो नॉलेज उनके अंदर है उसे शेप नहीं मिल पाती, वो बाहर नहीं निकल पाती जो उनके अंदर नॉलेज है। आपने अपने घर में देखा होगा, बाबा होंगे, किसी के पापा मम्मी भी हो सकते हैं, तो वो भी अनएजुकेटेड हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज है वो उनकी बाहर नहीं निकल पाई है, और वो निकलती कैसे, एजुकेशन के बेस पे। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं, सोक्रेट्स यानी सुकरात। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट मीन्स ऑफ इरेडिकेटिंग इलिटरेसी। भाई देखते रहो क्वेश्चन और ध्यान बिल्कुल रखना है। निरक्षरता दूर करने का उपाय बताइए, यानी जो इलिटरेसी है, जो अनपढ़ हैं, जो निरसाक्षरता है, साक्षरता जिनके पास नहीं है, उसे कम करने का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, कैसे कम हो सकती है, वो कैसे हटाई जा सकती है इलिटरेसी। ठीक है, वेज टू एलिमिनेट इलिटरेसी इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, यानी सभी को एजुकेशन देके, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चला के, यानी 15 से 35 साल वाले जो बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं होते, आदमी होते हैं, उन्हें पढ़ा के, क्वालिफाइड टीचर्स को ट्रेंड करके, जो टीचर्स हैं ऑलरेडी टीचर, देखो जैसे कि आप लोग हैं, आपने बीएससी एमएससी की होगी, किसी ने बीएमए भी की होगी, तो क्या आप एजुकेटेड नहीं है? भैया आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बीएड किस लिए की जाती है? कि आप ट्रेंड हो सके। एमएड किस लिए की जा सकती है? कि तुम क्या है, बीएड वालों को ट्रेंड कर सको। पीएचडी किस लिए की जाती है? कि तुम जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं या इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं उन्हें तुम सिखा सको, उन्हें ट्रेंड कर सको। ठीक है, और जो पीएचडी वाले हैं उन्हें डीलिट वाले ट्रेंड कर सकें। तो ये क्या है, टीचर्स को ट्रेंड करके भी हम इलिटरेसी को हटा सकते हैं। उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, उन्हें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में सपोर्ट करके, और जो गरीबी है उसे कम करके, और जो कल्चरल बैरियर हैं, जो संस्कृति की ये जो बाधा है, इसे कम करके। ठीक है, क्या इलिटरेसी को कम किया जा सकता है। ठीक है, और सभी को लिटरेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड स्कूलिंग। भाई देखो एजुकेशन से और स्कूल में क्या डिफरेंस है, आप ही बताओ। शिक्षा और स्कूल के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? भाई शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं। शिक्षा क्या है कि हम कहाँ है, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड। भाई शिक्षा ऐसे नहीं है कि हम स्कूल से ही लेते हैं, बस वही एजुकेशन है। एजुकेशन यानी अपने घर से भी, अपनी मम्मी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बाबा से, दादी से, पापा से, बुआ से, ताई, चाचा, पता नहीं कौन कौन से, क्या है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो वो सब क्या है, एजुकेशन में इंक्लूड हो जाती है। लेकिन स्कूलिंग क्या है, स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है वो एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, एक तरीके से, जैसे कि बुक पढ़ाई जाती है। घर में तुम्हें कोई ना बुक पढ़ाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक फॉर्मल तरीके से जो एजुकेशन सीखी जाती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखी जाती है, उसे कहते हैं हम स्कूलिंग। उसे एक इसका नाम क्या नाम दिया जाता है, स्कूलिंग का नाम दिया जाता है, स्कूल का नाम दिया जाता है। स्कूल में हमें शेप मिलती है, चीज़ों को हम बुक से पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं, फॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अनुशासन में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक फंडामेंटल ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन किसने दी थी वैसे? महात्मा गांधी ने। तो बेसिक एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एक्सेसिबल होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। यानी आलोचनात्मक सोच और आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने पर जोर देने के साथ बुनियादी शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, समावेशी और शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। यानी सभी को इक्वल मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को बराबर शिक्षा मिले। इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी समावेशन का मतलब है सभी को इंक्लूड करें, चाहे कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी सोसाइटी से हो, कोई भी उसकी जात हो, सभी को क्या है, इंक्लूड कर सकें, सभी को बराबर माने। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड यानी बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे की रुचि आनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, और किस पे फोकस किया है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके और उनके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप हो सके। ठीक है, जीवन कौशल विकसित हो सके और सोचने समझने की शक्ति विकसित हो सके। तो ये इसके प्रिंसिपल हैं बेसिक एजुकेशन के। वैसे मैंने डिटेल में भी कराए हैं, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि सर्वोदय सोसाइटी डेवलप करना, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली डेवलप होना, तो वो भी इसके प्रिंसिपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवी कंसिडर्ड एजुकेशन एज। बताओ, देखो बार बार रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन। एजुकेशन को किसने कहा है कि कौन सा प्रोसेस है? जॉन डीवी ने क्या कहा है कि ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस है, 3 पोलर हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं आप तो आप मन मन में बता ही देंगे। टीचर है, स्टूडेंट है और एनवायरमेंट या फिर करिकुलम भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 ध्रुव इसके होते हैं। ठीक है, तो डीवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस। ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक भी नहीं है तो दूसरा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टीचर नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे हैं, टीचर है, और एनवायरनमेंट नहीं है तो टीचर उन्हें कहाँ पढ़ाएगा? तो सारी चीज़ें एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसफी वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास अच्छी तरीके से देखी होगी तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही हमने यहाँ से की थी कि फिलोसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोस और सोफिया। ठीक है, फ्लोस का मतलब होता है लव, प्यार, और सोफिया का मतलब होता है विजडम, प्यार की जीत। ठीक है, नॉलेज की जीत, ज्ञान की जीत, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो भाई बोर बिल्कुल भी मत होना, बीच बीच में पानी पीते रहना। द राइटर ऑफ द रिपब्लिक वाज, रिपब्लिक जो बुक है वो किसने दी है, प्लेटो ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली शांति निकेतन इज फेमस बाय द नेम, शांति निकेतन का जो फेमस नेम है यानी उसका दूसरा नाम क्या है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो कि किसने दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये रहा, वो पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें आंसर गलत लिखा था, गलती से प्रिंट हो गया होगा, कि सेकुलरिज्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ, कौन से साल में ऐड हुआ। तो जो सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता है ये शब्द जोड़ा गया 1976 में और 42वें संशोधन में। ठीक है, 42वां संशोधन हुआ 1976 में, उसके अंदर ये वर्ड जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे कि आप लोग खाली क्लास ना देखने के बाद क्लास देखें ना और खाली पीडीएफ पढ़ लें तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ मिस्टेक है और कहाँ क्या बताया गया है। तो क्लास देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि क्या गलतियाँ हैं, क्या चीज़ ठीक है, और चार बातें पता चलती हैं। तो ऐसा ना करें, क्लास को पूरी देखा करें, बेशक आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं या फिर 2 बारी में देख सकते हैं। ठीक है, और कल हम लाइव आएंगे तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, देखेंगे कौन कौन लाइव आता है। द 2 मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज आर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डैश, बताओ दो कौन से हैं सामाजिक परिवर्तन के 2 मुख्य कारक हैं, एक तो औद्योगिकरण और दूसरा क्या है, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। तो ये समाज में बदलाव लाने के 2 फैक्टर हैं कि अगर अर्बनाइजेशन होता है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज आती हैं तो लोग क्या है बाहर चले जाते हैं, शहरीकरण हो जाता है, गांव के लोग उठ के शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समाज में बदलाव लाने के 2 फैक्टर हैं, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा अर्बनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, यानी जो बच्चे का पहला स्कूल होता है वो कौन सा है, बताओ भाई। फैमिली होता है, सबसे पहले बच्चा जो सीखता है वो अपने घर परिवार से सीखता है। तो फैमिली क्या है, मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का, मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का, यानी समाज का भी छोटा रूप है फैमिली। ठीक है, तो सबसे बच्चा पहले क्या है, फैमिली से सीखता है, तो बच्चे का फर्स्ट स्कूल क्या हुआ, फैमिली हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एडवांटेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, जो हम त्योहार मनाते हैं उसकी 2 मुख्य विशेषता क्या हैं। भाई कोई भी लिख सकते हैं, आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं कि भाई हम लोग एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं या हम रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं। बहुत से फेस्टिवल हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है तो उसका क्या है, हम दूसरों से मिल लेते हैं, अपनी बहनों से भाइयों से मिल लेते हैं। तो जो फेस्टिवल्स हैं उन्हें सेलिब्रेट करने की 2 विशेषताएं, 2 लाभ हैं कि फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग अमंग पीपल, यानी लोगों में समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए, यानी हम आस पड़ोस सोसाइटी से मिलने जुलने चले जाते हैं, गले लगते हैं, अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू रिलैक्स, जो लोग काफ़ी टाइम से काम में लगे होते हैं तो उन्हें एक दिन रिलैक्स करने का मिलता है, आराम मिलता है, मज़ा आता है, फन लेते हैं, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस क्या है उससे रिलीव मिलता है। ठीक है, तो 2 ये कोई भी 2 लिख सकते हैं अपने पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी, यानी ये बुक किसने लिखी है, स्कूल एंड सोसाइटी, तो जॉन डुई ने लिखी है। ठीक है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, बुक लिखने के जो राइटर हैं उनके कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर श्री अरबिंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर इज सिचुएटेड, यानी श्री अरबिंदो का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पौंडीचेरी में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सिर्फ आपको एक टिक करना है। टिक करने का मतलब है पेपर में तो टिक कर सकते हैं, वहाँ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना कि पेपर में टिक कर दो और कॉपी में ना लिखो। ठीक है, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो पेपर इस तरीके से भी आपको ध्यान से करना है। और बहुत से लोगों के क्या है, क्वेश्चन जल्दबाजी में इसलिए छूटते हैं कि ऊपर पढ़ते नहीं है कि 10 में से तुम्हें 8 क्वेश्चन करने हैं।
ठीक है। या फिर ये भी नहीं पता होता कुछ को कि एक ही कॉपी मिलती है, भाई एक ही कॉपी मिलती है 32 पेज की, जो कि अब मेरे हिसाब से 29 की कर दी, इस बार 29 पेज कॉपी में आ रहे हैं। तो अपना देख के करना, जब आपको कॉपी मिले तो सबसे पहले आपको पेज काउंट करने हैं, इतने आपको एग्जामिनर एग्जाम देगा, पेपर देगा, इतने आप क्या है कॉपी की हेडिंग सारी चीजें फिल कर लेना, रोल नंबर वगैरह, और पेज गिन लेना कि कितने पेज हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। कभी पहले क्वेश्चन में बहुत सारे पेज भर दो और लास्ट वालों के लिए बचे ही ना, ठीक है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास में इतना ही था। मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और कल हम करते हैं, देखेंगे, लाइव सेशन रखेंगे, बातचीत करेंगे, चिट चैट करेंगे। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। कल 8 बजे हम मिलते हैं रात में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।